जय हिंद डियर स्टूडेंट। एनडीए का सार जो हमारी सीरीज चल रही थी बच्चों, सीरीज में आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। जरूर आपको बच्चों इस सीरीज से फायदा हो रहा होगा। ये जो हम लोग सीरीज लेकर के आ रहे हैं इसमें एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हम लोग एक सीरीज के अंदर 10 क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। बच्चों आज की हमारी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 141, अभी तक हम लोग 2022 का जो सेकंड वाला पेपर है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 141 है एनडीए सेकंड का। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको उस दिन भी बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से एनडीए में हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों उसी कड़ी में आज हमारे सामने है रोड ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, नेशनल हाईवे से रिलेटेड है कि महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकतम हिस्सा किलोमीटर में लंबाई के अनुसार, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट हैज द मैक्सिमम शेयर ऑफ द नेशनल हाईवेज। तो बच्चों आपको पता होगा मार्च 2021 की डाटा के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 151,000 किलोमीटर है। मार्च 2019 की डाटा के अनुसार 1,31,000 या 32,000 के आसपास था, जो बढ़कर के 1,51,000 हो गया है। और इसमें से 17,000 किलोमीटर जो आपकी नेशनल हाईवे की लंबाई है महाराष्ट्र स्टेट में है, यानी कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लेंथ वाला स्टेट है। और दूसरा यहां पर स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का अधिकतम हिस्सा होने के कारण एक भूभाग की प्रकृति और आर्थिक विकास का स्तर है। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री लगाने के लिए हम सबसे पहले चीज देखते हैं रॉ मटेरियल, है ना, वहां पर रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना, चीफ लेबर, ये सारे हम लोग वहां पर देखते हैं मेजर फैक्टर होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है यदि वहां पर रोड डेवलपमेंट होगा तो वहां पर किसानों के लिए भी आवागमन में आसानी होगा, इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी होगा। तो आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, वहां पर लेंथ ज्यादा है नेशनल हाईवे का, लगभग 17,000 किलोमीटर से ज्यादा। और यदि हम देखेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि वहां का इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिक लंबाई भी सहभागी है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 141 में हम देखेंगे ए और बी दोनों आंसर हमारे, यानी कि एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही। पूछ रहा है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है, तो राइट स्टेटमेंट बच्चों हो जाएगा हमारा सी, 1 and 2 आर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ हम लोग बढ़े तो आप लोग देखेंगे नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन और व्याख्या पर केंद्रित क्रियाकलाप अथवा सेवाओं को क्या कहते हैं? द एक्टिविटीज ऑफ सर्विसेज फोकस्ड ऑन द क्रिएशन, rearrangement and interpretation of the new and existing ideas are referred to as। तो हम बोलेंगे उसको चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम, तृतीयक या द्वितीयक। तो बच्चों आप लोग 12th एनसीईआरटी में यदि पढ़े होंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाटरनरी या चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थ या क्वाटरनरी क्रियाकलाप। किसको? नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, पुनर्गठन की व्याख्या करने वाले और सेवाओं का रीअरेंजमेंट करने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चौथा ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन से मैं बोला हूं 4 क्वेश्चन है, चौथा आपके सामने रहा स्क्रीन पर। आप देख रहे होंगे 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा उड़ान। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, जिसका स्लोगन था सब उड़े सब जुड़े, सब उड़े सब जुड़े। तो ये जो 2017 में हम उड़ान प्रोग्राम लेकर आए हैं बच्चों, इसका मेन मकसद है कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाना और जो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन उसको सस्ता करना, चीपेस्ट करना। तो 2 स्टेटमेंट देखो, यहां पर पहला बोल रहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करना, और दूसरा बोल रहा है किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभकारी उड़ान को सृजन करना, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इट इज एन इनोवेटिव स्कीम टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट। और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, क्रिएट अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकली वायबल एंड प्रॉफिटेबल फ्लाइट ऑफ रीजनल रूट, यानी कि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चों। 2017 का जो उड़ान प्रोग्राम है उसका मकसद रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना भी है और दूसरा सस्ता करना भी है ताकि अफोर्डेबल हो और जो आपकी फ्लाइट है उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर वहां पर क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे। तो हमारे यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बच्चों सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ हम लोग जाते हैं। हम हर बार बात करते हैं रिवर या वाटरफॉल या सिटी लोकेटेड ऑन दी रिवर बैंक या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये 4 टॉपिक ऐसे जहां से हर बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटरफॉल, रिवर्स, सिटी लोकेटेड ऑन दी रिवर बैंक एंड दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा हम लोग कहेंगे उसमें कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट।
तो यहां पर आप लोग देखेंगे बच्चों, पहला स्टेटमेंट है कि शरावती नदी पर जोग या गढ़सोप्पा वाटरफॉल है। सबको पता है जोग गढ़सोप्पा है। महात्मा गांधी वाटरफॉल किस रिवर पर है? शरावती रिवर पर है, जो कहां से निकलती है? कर्नाटका के शिमोगा जिले से, और कहां जाकर के गिर जाती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इसके ऊपर लगभग 255 या 253 मीटर ऊंचा कौन सा जलप्रपात है? जोग, जिसको महात्मा गांधी या गढ़सोप्पा भी बोलते हैं। महात्मा गांधी या क्या बोलते हैं? गढ़सोप्पा। दूसरा, ये ब्राह्मणी नदी है जो किससे मिलकर बनती है? कोयल और शंख से। किससे मिलकर बनती है? कोयल और शंख नदी से मिलकर बनती है। बट यहां पर लिखा है इसने कोशी और शंख। वैसे बच्चे देख करके समझ गए होंगे कोशी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है गंगा की। और ताम्रपणी जो नदी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से निकलती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। कोशी की जगह कोयल आना था, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हो जाते। अब पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट यहां पर राइट है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो हमारे पास में 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो करेक्ट हैं। 2 स्टेटमेंट बच्चों ऐसे हैं जो करेक्ट है कि जोग गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल शरावती रिवर पर है, और दूसरा जो आपका रिवर है कौन सा? ताम्रपणी, और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से निकलता है, और कहां जाकर के गिरेगा? गल्फ ऑफ मन्नार वाले पार्ट में। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने लिखा हुआ है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, रिसेंट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस वगैरह आते हैं उससे रिलेटेड है। पूछा गया कि हाल ही में एक निर्णय लिया गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और इसमें निर्देश दिया गया कि देश भर के सभी संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कम से कम कितना अनिवार्य परिस्थिति की संवेदनशील इको सेंसिटिव जोन जो है ना, इको सेंसिटिव जो जोन है ना, इसका हम लोग देखेंगे इको सेंसिटिव जोन का जो लेंथ है वो कितना किलोमीटर होगा। अब ये पहले तो जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों नीलगिरी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपने देखा होगा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां कुछ इस तरह के डिस्प्यूट विवाद उत्पन्न हुए होंगे और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, और जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो भी आपके इस प्रकार के क्षेत्र है, चाहे वो कैसे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया हो, उसकी जो बाउंड्री होगी वहां से 1 किलोमीटर तक का, 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम दी देयर डिमार्केटेड बाउंड्रीज, जो उसकी निर्धारित सीमा की गई है, उस निर्धारित सीमा से 1 किलोमीटर के आगे तक का जो क्षेत्र होगा वो किसमें शामिल होगा? ESZ में शामिल होगा, इको सेंसिटिव जोन में शामिल होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो होगा बच्चों राइट होगा। ऑप्शन ए इज राइट, है ना। 2022 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जून का, किस रिगार्डिंग लिया गया था? नीलगिरी के रिगार्डिंग लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 के बाद है 128। एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइक्लोन में क्या होता है? लो प्रेशर का बेल्ट होता है जो सराउंडेड होता है हाई प्रेशर के बेल्ट से। लो प्रेशर बेल्ट इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर बेल्ट, और जो आपकी विंड होती है वो आउटर से सेंटर या रेडियस से सेंटर की तरफ क्या होती है? डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी। और जो आपका साइक्लोन होगा वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ हेमिस्फीयर में कैसा चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, साइक्लोन में हवाएं नीचे से ऊपर जाती है, और जब नीचे से ऊपर जाएगी तो हवाएं जैसे जैसे हाइट पर जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एयर सैचुरेटेड होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेगा और बारिश होगी। ठीक है, और इसके अपोजिट यदि हम एंटी साइक्लोन की बात करेंगे तो एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा कहां? सेंटर में, और लो प्रेशर बेल्ट रहेगा आउटर में, और विंड की डायरेक्शन होगा सेंटर टू आउटर, सेंटर टू आउटर। ठीक है, सेंटर टू कहां है? आउटर है, और इसका डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि साइक्लोन का उल्टा होगा। एंटी साइक्लोन में हवाएं ऊपर से कहां आती है? नीचे आती है। साइक्लोन में नीचे से कहां जा रही थी? ऊपर, इसलिए साइक्लोन वर्षा या आंधी का इंडिकेटर होता है, और एंटी साइक्लोन फेयर वेदर, साफ मौसम का संकेतक होता है। ठीक है, तो यहां पहला लिखा हुआ प्रति चक्रवात उच्च दाब के तंत्र हैं। एंटी साइक्लोन आर हाई प्रेशर सिस्टम, सही बात है। दूसरा है ना, तंत्र के केंद्र में वायु अवश्य शांत होनी चाहिए। एयर इज द सेंटर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सब्सिडाइजिंग, ये जरूरी नहीं है। और अभिसारी वायु प्रति चक्रवात की विशेषता, अभिसारी बोल रहा है कन्वर्जिंग, यहां तो हम डाइवर्जिंग देख रहे हैं। यहां क्या देख रहे हैं? डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग किस में होती है? साइक्लोन में होती है ना, किस में होती है? साइक्लोन में। तो आप लोग देखेंगे बच्चों जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो राइट है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है? राइट है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो हमारा है वो कैसा है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128 के बाद क्वेश्चन नंबर 129।
ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वाला जो टॉपिक है बच्चों बहुत छोटा है और बहुत ज्यादा हम लोग देखेंगे, मतलब मुफ्त में 4 नंबर देके जाने वाला टॉपिक है और हर बार क्वेश्चन आता है क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि भूपर्पटी की प्रकृति भंगुर है। कैसी है? भंगुर है। ठीक है, ब्राइटल है, तो सही बात है, भूपर्पटी का ऊपरी वाला भाग कैसा है? भंगुर है। दूसरा, महासागरी जो पटल है यानी कि ओशनिक जो आपका क्या क्रस्ट है उसकी जो हम लोग थिकनेस देखेंगे, द मीन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 15, नहीं ये गलत है, 5 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 5। एंड वेयर डेट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30, ये तो सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ 15 की जगह 5 होता तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते, बट यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा रॉन्ग है। दूसरा क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये 15 की जगह कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। ठीक है, और दूसरा हम लोग ये भी देखते हैं कि हिमालय वाले क्षेत्र में इसकी जो मोटाई है लगभग 70 किलोमीटर तक भी मिलती है। कितने किलोमीटर तक मिलती है? 70। तो आपसे पूछा गया नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 बोथ, ना तो एक है ना 2 है, तो आप देखेंगे ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट बच्चों हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखें क्वेश्चन 129 के बाद क्वेश्चन 130। जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को आपस में विलय कर दिया गया है? यानी कि जनवरी 2020 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज बीन मर्ज टुगेदर, यानी कि कौन से 2 यूटी है जिनको हमने 26 जनवरी 2020 के दिन मर्ज कर दिया है? तो ये सभी को पता है बच्चों, 26 जनवरी 2020 के दिन दमन दीव और दादर नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 ऐसे यूटी है जिनको हमने 26 जनवरी 2020 के दिन संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। इसके बाद से ही भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इसके पहले कितने थे? 9 थे। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से तो 26 जनवरी 2020 तक भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 थी, और जब हमने 26 जनवरी 2020 के दिन इन दोनों को आपस में मिला दिया तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या घटकर कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 130 के बाद में क्वेश्चन नंबर 91, कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक किसको बोलते हैं? तो ऐसे रॉक जो पीवीटी के कारण प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण अपने कंपोजिशन में, टेक्सचर में, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर ले। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, igneous and sedimentary rock change our composition, configuration and texture, it formed metamorphic rock। तो किस रॉक का फॉर्मेशन करेगी? मेटामॉर्फिक रॉक का। और इस मेटामॉर्फिक रॉक को भी हम लोग 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, और उसमें भी हम लोग देखेंगे एक फोलिएटेड होता है, एक नॉन फोलिएटेड होता है। तो यहां पर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि खनिजों की तरंगिल पट्टियां अथवा प्राकृतिक पृष्ठों में संपृथक्कन के कारण कुछ कायांतरित चट्टानों में सल्कन विकसित हो जाते हैं। ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स इनटू वेव बैंड्स और प्लेटी सरफेस सम मेटामॉर्फिक रॉक्स डेवलप फोलिएशन, है ना, जरूर वहां पर लाइन के रूप में अरेंज हो जाते हैं, लाइनेशन या फोलिएशन हो जाता है। ठीक है, दूसरा, जहां सल्कन चौड़ी खनिजों की पट्टियों के रूप में विकसित होते हैं वहां कायांतरित चट्टान कठोर होती है। हम बोलते ही हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक सबसे हार्डेस्ट रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक सबसे हार्डेस्ट रॉक होता है। तो वहां पर हम क्या बोल रहे हैं? जहां ब्रॉड हो जाएंगे वहां पर रॉक कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। रॉक कैसा हो जाएगा? हार्ड। तीसरा, जहां सल्कन साधारण पतले होते हैं वहां कायांतरित चट्टान पत्रक के रूप में खंडित हो जाती है, ब्रेक हो जाती है बीच बीच में, तो ये भी सही है। और चौथा हम लोग देखें, सेल जो मूलतः किसी प्रमुख खनिज से बने होते प्राय कायांतरण द्वारा सल्कित हो जाते हैं, ले बात गलत है। ठीक है, क्या? रॉक्स दैट ओरिजिनली वर कंपोज्ड ऑफ वन डोमिनेंट मिनरल्स आर ऑफ्टन फोलिएटेड बाय द मेटामॉर्फिज्म। तो बच्चों पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला कथन सही नहीं है, हमारा डी वाला। डी जो ऑप्शन है हमारा राइट नहीं है, बाकी जो ABC 3 आपके ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, फोलिएशन किसको बोलते हैं? है ना, लाइनेशन, लाइन के फॉर्म में एक पतली पट्टी के रूप में जब अरेंजमेंट हो जाएगा मिनरल्स का तो उसी को हम फोलिएशन या लाइएशन बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता कॉन्टेक्ट और एक होता है आपका रीजनल। पहले तो हम थर्मल और हम रीजनल देखेंगे और फिर उसके अंदर भी हम लोग बच्चों जाएंगे फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड होता है। फोलिएटेड और कौन होता है? नॉन फोलिएटेड।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 91 के बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है ना, आज की जो बच्चों सीरीज थी इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर जो 10th है ना, वो कंप्लीट हुए हैं। अगला जो हमारा 2022 का पेपर फर्स्ट आएगा बच्चों, ठीक है। अभी हमारा 2022 का पेपर सेकंड कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पहली सीरीज में 10 क्वेश्चन और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हमने सेकंड सीरीज में कंप्लीट किए। नेक्स्ट वाले सीरीज में 2022 का हमारा पेपर फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो आप बच्चों जरूर इस सीरीज से आपको फायदा होगा, आप कंटिन्यूअसली इस तरह के जो लेक्चर्स वो देखते रहिए और जरूर आप सफलता ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।